Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Mohammed Vezkani and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. And today we are going to learn another important school of psychology, and that is humanistic psychology. That was given by Carl Rogers, और Carl Rogers ने क्या डेवलपमेंट की हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के लिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. We will discuss all this in this video. If you want to enroll in this course, you can contact me on my given number and you will get all videos, MCQs and the handwritten notes on daily basis. So let's start the topic. जी, सबसे पहले हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देख लेते हैं कि इसके मेजर एक्सपोनेंट जो थे वो थे कार्ल रॉगर्स एंड अब्राहम मास्लो. ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं. बोथ आर द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. द अप्रोच सजेस्टिंग दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. मतलब ये कहते हैं कि जो इंसान होते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं. ठीक है, कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. इंसान जो है अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है. हाउ? वो यहाँ पे ये फिर आगे इन्होंने अलग अलग अपनी अप्रोचेस दी हैं. द पर्सन और द सेल्फ ऑफ द पर्सनल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट आर एम्फसाइज्ड बाय द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट. इससे पहले जितने भी स्कूल ऑफ थॉट थे उन्होंने जो ह्यूमन नेचर है कभी ह्यूमन के ऊपर बात नहीं की. ठीक है, हमेशा ह्यूमन की जो है नेगेटिव जो आप ऐसे कह सकते हैं नेगेटिव पावर्स हैं उनके बारे में बात की है, एनिमलिस्टिक बिहेवियर के बारे में बात की है. बट ये पहली फिलॉसफी थी जिसने कहा नहीं, इंसान की जो नेचर है वो बिल्कुल अच्छी होती है. ठीक है, इंसान का जो सेल्फ है और जो पर्सनल ग्रोथ है और जो इसकी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर फोकस करने वाला ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है. इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या है? इसकी बेसिक अजम्पशन है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन. मतलब एक शख्स का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो क्या है. ठीक है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो इसके ऊपर फोकस करने वाली ये पहली थ्योरी है. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये कहते हैं कि जो आपका पुराना जो एक्सपीरियंस है और जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके बिहेवियर को रोक नहीं सकती. ये इनके दो बेसिक अजम्पशंस हैं इस थ्योरी के. अब हम देखते हैं ह्यूमनिस्टिक वर्सेस साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अब जरा इनके इसका हम जब जो है दूसरों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस स्कूल ऑफ थॉट के मेजर पॉइंट्स भी पता चलेंगे और ये भी पता चलेगा कि क्यों ये दूसरे मेजर स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइज द पर्सन, मतलब पर्सन के ऊपर ये ज्यादा फोकस करती है. साइकोडायनेमिक जो है, जो साइकोडायनामिक हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है वो किसके ऊपर फोकस करता है? अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट्स के ऊपर. ठीक है, अच्छा, इसी तरह ही द बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या है, वो फोकस करती है डिटरमिनेंट्स के ऊपर. ठीक है, तो देखेंगे तीनों अलग अलग चीजें हैं. जो हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो पर्सन के ऊपर फोकस कर रही है, जो साइकोडायनामिक है वो अनकॉन्शियस के ऊपर, और जी जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो डिटरमिनेंट्स के ऊपर कि आप चीजें सीखते किस तरह हैं. अच्छा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है. इंसान की जो नेचर है ना वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है. इंसान की नेचर को ये कहता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहता है ये बिल्कुल अच्छी है और ऑप्टिमिस्टिक है. इसके अलावा जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ह्यूमन नेचर को हमेशा पैसिमिस्ट कहते हैं. ठीक है, सेल्फिश नेचर कहते हैं. तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव की. अच्छा, और ये बिलीव करता है कि इंसान के अंदर एबिलिटीज भी होती हैं और उसके अंदर एक ख्वाहिश भी होती है. ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स जो हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई अलोन इज इग्नोरिंग द थिंकिंग फीलिंग पर्सन्स एंड दैट इज डिह्यूमनाइज्ड. अब यहाँ पे एक जो मेजर सा पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक के फॉलोअर्स हैं वो लिमिट्स करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, और ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आपको चीजें दिखती हैं जिसके ऊपर आपका बिहेवियर बनता है, जो कि हमने बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर चीजें देखी हैं. ठीक है, वो अलोन इज इग्नोरिंग द थिंकिंग फीलिंग पर्सन एंड दैट इज डिह्यूमनाइज. और वो क्या है? यही जो फीलिंग्स हैं जो हम इग्नोर अलोन स्टिमुलाई जो है जो अकेला है वो इग्नोर करता है किसको? इन थिंकिंग फीलिंग्स पर्सन को, जो ऐसा होता है कि डिह्यूमनाइज्ड है.
अब यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ पे बात होती है फ्री विल की। अब फ्री विल है क्या? फ्री विल ये है कि ह्यूमन पोजेस द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ। इंसान के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने जिंदगी के जो फैसले हैं वो खुद कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की, जिसके अंदर ये बातें हो रही हैं। एक फ्री विल जो है, फ्री विल का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट हैं उसके अंदर कभी भी फ्री विल की बात नहीं हुई। ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन डेस्टिनी। इंसान जिस तरह चाहता है वो अपनी जो है तकदीर बना सकता है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसा वो सोचेगा वैसा बना लेगा, ठीक है। अगर वो सोचता है कि मैंने हिमालय के ऊपर चढ़ना है तो वो हिमालय के ऊपर चढ़ सकता है। अगर वो सोचता है मैंने जमीन के कोर तक पहुंचना है तो वो पहुंच सकता है। अगर इंसान सोचता है मैंने चांद के ऊपर पहुंचना है तो वो पहुंच सकता है। तो इसका मकसद ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन डेस्टिनी। They can think as design their course of action and follow it in the way they like। मिसाल के तौर पे एक शख्स का सुबह पेपर है, ठीक है, एक शख्स का सुबह पेपर है, यहाँ उसको पता चल जाता है 3 मंथ पहले के उसके पेपर होने हैं 3 मंथ के बाद, तो वो कितनी मेहनत करेगा, क्योंकि उसके पास टारगेट्स मिल गया, फिर उसके एक्शन उस तरह के हो जाएंगे और वो चाहेगा कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं। और एक शख्स है जिसको पता है कि मेरा पेपर 1 साल के बाद है, तो उसके जो टारगेट्स हैं और उसके कोर्स ऑफ एक्शन से वो उस तरह होंगे। तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि इंसान पहले सोचता है, सोचने के बाद वो फिर अपने कोर्स ऑफ एक्शंस को डिजाइन करता है ताकि वो अपनी डेस्टिनी खुद बना सके। People can overcome or minimize the environmental and intrinsic influences। इंसान चाहे तो चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी इन्वायरमेंटल प्रेशर हो वो उसको कम कर सकता है। और इंट्रिंसिक एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के अंदर होता है कि इंसान को बाहरी जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, और एक होता है इंट्रिंसिक, इंसान अंदर से क्या सोचता है। तो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, चाहे इंट्रिंसिक इन्फ्लुएंसेस हो चाहे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हो, उसको वो ओवरकम कर सकता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की, वो है हियर एंड नाउ इज इम्पोर्टेंट। अभी क्या हो रहा है, ठीक है, पास्ट को छोड़ते हैं, फ्यूचर को छोड़ते हैं, आप अभी देखें अभी क्या हो रहा है। wholeness or completeness of the personality is the important rather than it separates disintegrated structural parts। ये कहते हैं कि wholeness और completeness क्या है, जो है पर्सनैलिटी की एक साथ होनी चाहिए। आप पूरी पर्सनैलिटी को एक साथ स्टडी करें, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। आप अलग अलग करके चीजों को स्टडी नहीं कर सकते, होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल्स फ्रीडम इन डायरेक्टिंग इन फ्यूचर। मतलब इंसान जैसा चाहता है उसको उस तरह की आज़ादी दी जाती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके, अपनी डायरेक्शन सेट कर सके। कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, हर इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कि इंसान के पास कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है तो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके। पर्सनल ग्रोथ किस तरह होती है, पर्सनल ग्रोथ में आपको अपने ग्रे एरियाज के बारे में पता चलता है, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसके बाद फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है दिन ब दिन डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इंट्रिंसिक वर्थ, आपके जो अंदर है, अंदरूनी आपकी एक अलग वैल्यू है, ठीक है, आप बिना अंदरूनी वैल्यू के कुछ भी नहीं है। तो इंट्रिंसिक वर्थ के बारे में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है बात करती है। उसके बाद पोटेंशियल फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब आपकी जो भी जरूरतें हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। ये जो अप्रोच है इमर्ज होती है किसके, मतलब साइकोडायनामिक अप्रोच, जहां पे उसकी थ्योरीज की लिमिट हो जाती है, वहां से जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का आगाज होता है। और इसी तरह स्ट्रक्चरल बिहेवियरिस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इंटरप्रेटिंग बिहेवियर, मतलब ये पहले सारी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो पहले आए, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, उन सब के बाद जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई है, क्योंकि इन सारे स्कूल ऑफ थॉट ने कभी भी इंसान के ऊपर फोकस नहीं किया था, इंसान की फ्री विल के ऊपर बात नहीं की थी, कभी भी ये नहीं कहा था कि इंसान अपनी जो है मतलब डेस्टिनी खुद बना सकता है, इंसान के अंदर जो है ह्यूमन नेचर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये सारी चीजें जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वजूद में आया,
ठीक है. Individual like Carl Rogers and Abraham Maslow strongly felt that approaches prevalent at that time could not adequately address issues like the meaning of behavior and the nature of healthy growth. मतलब बिहेवियर का कोई खास मतलब नहीं था, नेचर ऑफ हेल्थी ग्रोथ के बारे में कुछ पता ही नहीं था. तो इस चीज इन एरियाज के ऊपर फोकस करते हुए अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉगर ने काम किया और वो फाउंडर बने इस स्कूल ऑफ थॉट के. द फाउंडर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी asserted that people need a value system. इंसान के पास एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए. वैल्यूज क्या होती हैं आपको पता है, हमारी सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं. आप जो है लेट सपोज बड़े के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते. ये क्या है, हमारे पास वैल्यूज हैं. अ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन ड्यू टू व्हाट लाइफ गेट्स द मीनिंग एंड पर्पस. आप जैसे ही चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, देखते हैं वो किस तरह आपकी जिंदगी के अंदर आ रही हैं, फिर आप उनसे मीनिंग बनाते हैं और उनसे अपने पर्पस भी सेट कर सकते हैं. तो ये हमने एक ओवरऑल जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देखा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है क्या, वो किस तरह दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्या उसकी लिमिटेशंस थी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स की जिसकी वजह से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है डेवलप हुई और इसके फाउंडर्स कौन थे. अब हम वन बाय वन करके इस वीडियो में सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करेंगे जो है कार्ल रॉगर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब्राहम मास्लो को स्टडी करेंगे. तो अब हम चलते हैं कार्ल रॉगर्स की तरफ और हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली चीजों को देखते हैं कि इस पूरे स्कूल ऑफ थॉट की डेवलपमेंट हुई तो हुई किस तरह. अब आपके पास एक जो है रिजर्वायर ऑफ नॉलेज आ चुका है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के हिसाब से. तो जी कार्ल रॉगर बॉर्न इन 1902 इन ऑक पार्क इलिनॉइस शिकागो. शिकागो के अंदर जी कार्ल रॉगर्स पैदा हुए. इनिशियली ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी as agricultural major, later interested religious and switched to the clinical psychology. यार एक बात मेरी अपने जहन में बिठा लें आप लोग. हमें बचपन से बताया जाता है कि भाई डॉक्टर बनना है तो एक ही फील्ड चूज कर लो और उसी को पढ़ते रहो. ठीक है, अगर आपको इंजीनियर बनना है एक ही फील्ड चूज कर लो, उसको पढ़ते रहो. जितने भी लोग जिन्होंने कोई मेजर डेवलपमेंट्स की हैं, आप उनको उठा के देख लें, फील्ड स्विच होती नहीं है उनकी. अब देखें कार्ल रॉगर की अगर हम बात कर लें तो ये क्या थे, ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे सबसे पहले, फिर उसके बाद इनका रिलीजियस के अंदर इंटरेस्ट आ गया और बाद में ये जाके जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ गए. असल में होता क्या है, वक्त के साथ साथ आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल आता रहता है और फिर आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के बारे में पता चलता रहता है और फिर आप जाके आपको पता चलता है बिल्कुल एक मेच्योरिटी लेवल के ऊपर जाके कि नहीं, मुझे जो है इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ करना है. तो ये मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आप जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या और जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, आप उनको देख लें तो आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी. बट हमें हमारी सोसाइटी के अंदर ये वाली चीज हमें बताई ही नहीं जाती. तो चलिए जी बिल्कुल, इन्होंने जी पीएचडी की 1931 के अंदर. उसके बाद रॉगर वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थेरेपिस्ट इन 20th सेंचुरी. तो आपने देख लिया इनका बैकग्राउंड क्या था और ये किस बैकग्राउंड से किस तरह इन्होंने स्विच किया क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर. प्राइमरली अ क्लिनिकल थ्योरी बेस्ड ऑन द इयर्स ऑफ रॉगर्स एक्सपीरियंस डीलिंग विद हिज क्लाइंट्स. भाई जो रॉगर थे ना, वो अपने क्लाइंट्स के साथ जिस तरह डील करते थे, उन्होंने उस डीलिंग को ही अपनी अप्रोच बनाया और उससे ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर जो है डेवलपमेंट की. इन इट्स रिचनेस एंड मैच्योरिटी हिज थ्योरी मैच दैट फ्रॉइड अ थ्योरी विल थॉट आउट एंड लॉजिकल. अगर आप देखें तो जो है कार्ल रॉगर जो काम कर रहे हैं और इनकी थ्योरी जो मिलती जुलती है वो फ्रॉइड की थ्योरी से मिलती है. सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है उससे इनकी अप्रोच मिलती जुलती है. The theory emphasizes on a single factor force of life. ठीक है, फोर्स ऑफ लाइफ के ऊपर ये फोकस करती है, which he calls the actualizing tendency built in motivation present in every life of form and develops its potential to the fullest extent possible. अब लाइफ के डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जिससे आप जो है कोशिश करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, और आपके पोटेंशियल्स के ऊपर जब फोर्सेस आती हैं तो आप जो है डेवलपमेंट जो है फुलिस्ट डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं. इन्होंने जी जो इनकी एक अप्रोच थी बड़ी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुए, उसे कहते हैं पर्सन सेंटर्ड अप्रोच. क्या कहते हैं? पर्सन सेंटर्ड अप्रोच. रॉगर बिलीव दैट द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन ड्राइव इज द वन
टू बी फुली फंक्शनिंग। देखें हम लोग इंसान हैं, हम लोग, हमारा जो दिमाग है वो फुली फंक्शनिंग नहीं है। ये कहते थे कि अगर इंसान ह्यूमन अगर पावरफुल होना है, फुली डेवलप्ड होना है, तो वो पहले अपने आप को फुली फंक्शनिंग करना शुरू कर दें। हम अगर ये देखें कि 24 घंटे के अंदर क्या हम लोग फुली फंक्शनिंग हैं या हमारा जो दिमाग है वो फुली फंक्शनिंग कर रहा है, नहीं। हम जो सोच रहे होते हैं वो कुछ होता है और जो कर रहे होते हैं वो कुछ होता है, और हमारा इंटरेस्ट कहाँ होता है। अब ये फुली फंक्शनिंग की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुली फंक्शनिंग। अ पर्सन बिकम्स ऑल दैट ही और शी इज कैपेबल ऑफ, मतलब जो आप करने के काबिल हैं वो आप सारा कुछ कर लें, उसे कहते हैं फुली फंक्शनिंग। कार्ल रॉबर्ट्स की अप्रोच क्या थी? कार्ल रॉबर्ट्स की अप्रोच थी टू फुली फंक्शनिंग मीन्स एक्सपीरियंसिंग, आप चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, आप एडजस्टमेंट करते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल आती है, और कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस। ये क्या है जी कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस को आगे देखते हैं, ये इसकी जो है डेफिनेशन भी लिखी है। अ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ मैच। जबरदस्त, बड़ी काम की ही चीज है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इसके पीछे पूरी क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक होता है आपके पास आइडियल सेल्फ। क्या होता है? आइडियल सेल्फ। ठीक है, अब आपका आइडियल सेल्फ क्या है? आपको आइंस्टाइन बनना है। ठीक है, आपको क्या बनना है? आइंस्टाइन बनना है। अब आपका रियल सेल्फ एक होता है, रियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या होता है कि आप आइंस्टाइन के स्टूडेंट जैसे भी नहीं है, मतलब आइंस्टाइन के अंदर जो एबिलिटीज थी, आइंस्टाइन जिस तरह काम करते थे, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं या नहीं हैं, मतलब आप वर्क है। काफी दफा क्या होता है, हम लोग आइडियल सेल्फ में कोई चीज सोचते हैं और रियल सेल्फ में वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे एक बच्चा है, वो उसका फाइनेंशियली बिल्कुल ही वीक है, ठीक है, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मगर वो सोचता है कि मैंने अगले 1 साल के अंदर सीए कर लेना है। तो वो कैसे करेगा? अब सीए उसका आइडियल सेल्फ हो गया और रियल सेल्फ आपका कुछ और है। तो यहाँ पे आपका आइडियल सेल्फ आपके रियल सेल्फ से मैच करना चाहिए। जहां पे ये आप दोनों की चीजें मैच हो जाती हैं वो आपका बन जाता है कॉन्ग्रुएंस। जब आप मिसाल के तौर पे, जैसे आप किसी भी लीडर की एग्जाम्पल ले लें, चलें हम अपने एक लीडर की एग्जाम्पल लेते हैं, इमरान खान की। अब जो इमरान खान थे वो क्या थे? उन्होंने आइडियल सेल्फ उनका ये था कि मैंने जो है क्रिकेट की दुनिया में एक शोहरत हासिल करनी है, एक आइकन स्टार बनना है। तो उनका पहले ये आइडियल सेल्फ था। रियल सेल्फ में वो कुछ और थे। उन्होंने मेहनत की, अपनी जो है एनर्जी के ऊपर काम किया, फुली फंक्शनिंग हुए, पोटेंशियल्स को जब अचीव किया तो वो उस फील्ड के आइडियल सेल्फ बन गए। जैसा कि हम सबको पता है कि उन्होंने 90s के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके वो कैप्टन थे और उन्होंने विन किया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्विच किया। स्विच किसकी तरफ किया? पॉलिटिक्स के अंदर स्विच किया। अब पॉलिटिक्स के अंदर जब इन्होंने स्विच किया तो इनका आइडियल सेल्फ क्या था? आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये रियल सेल्फ के अंदर इन्होंने फिर अपनी फुली फंक्शनिंग के ऊपर, अपनी एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल के ऊपर और अपने कोर्स ऑफ एक्शंस जो थे उनको सेट किया, उसके ऊपर वर्क किया, एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। तो इस तरह क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर हमें ये जो चीज मिल रही है ना, कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस, कि आपका आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ के साथ मैच कर जाए, और वो जिस पॉइंट के ऊपर मैच करता है वो होता है आपका जो है सेल्फ कॉन्ग्रुएंस। सो होपफुली ये जो है यहाँ कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस आप इसे कह सकते हैं। तो होपफुली ये आइडियल और रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है? वो यही होता है जो हमारे साथ होता है। ठीक है, एक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने का, उसको बायोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब जी उसके घर वालों ने उसके लिए आइडियल सेल्फ सोचा हुआ है कि आपने आइडियल सेल्फ ये बनना है, रियल सेल्फ कुछ और है, और फिर क्या होता है वो मैच कहीं पे भी नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, और इसे हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। और इसको हम दूसरी एग्जांपल में भी इस तरह ले सकते हैं कि बच्चे के पास जो है कैरियर काउंसलिंग नहीं है और वो बिना कैरियर काउंसलिंग के जो है कुछ सोच लेता है कि मैंने जो है डॉक्टर बनना है, और हालांकि वो मेहनत इतनी कर नहीं रहा। अगर जरूरत है 4 घंटे पढ़ने की, लेट सपोज 12-12 घंटे जो है पढ़ते हैं डॉक्टर्स, जो हैं जब यूनी लाइफ में चले जाते हैं तो 18-18 घंटे या 16 घंटे कम से कम पढ़ रहे होते हैं। तो ये इतना पढ़ाई चाहिए होती है। अब उनके पास रियल सेल्फ वो है नहीं और वो आइडियल सेल्फ इतना सोचा हुआ है, तो जब ये चीज मैच ही नहीं होगी तो इसे हम कहेंगे इनकॉन्ग्रुएंस। और अगर आपका रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ से मैच हो जाता
जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो होपफुली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। कंप्लीट ओपननेस टू एक्सपीरियंस, भाई एक्सपीरियंस आपको जैसा भी मिले आपने उसकी तरफ क्या करना है, आपने वेलकम करना है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सेल्फ क्या है? A fluid perceptual structure based on one's experience of one's own being। आप अपने आप को समझते क्या है? जैसे इंसान से आपसे कुछ पूछे ना, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आप खुद हैं क्या? तो अगर आप अपने आप को वैल्यू देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आप अपने आप को खुद वैल्यू नहीं दे रहे तो आपको कैसे वैल्यू मिलनी है? तो ये है सेल्फ। आइडियल सेल्फ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि आपके गोल्स और एस्पायरेशंस जो होती हैं वो आपका आइडियल सेल्फ होता है। अच्छा जी, फेनोमेनोलॉजिकल फील्ड्स क्या होती हैं? एन इंडिविजुअल्स यूनिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द टू। मतलब आपकी मिसाल के तौर पे दुनिया को आप कैसे दिखते हैं, आपके देखने का प्रोस्पेक्टिव क्या है। जैसे जो बड़े बड़े जो है लोग गुजरे हैं उनका दुनिया को देखने का प्रोस्पेक्टिव चेंज था, तो इसे कहते हैं फेनोमेनल फील्ड्स। उसके बाद है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी एंड इनेट ड्राइव रिफ्लेक्टिंग द डिजायर टू ग्रो। मतलब आप जब देखते हैं आपको अंदर से आता है ना कि यार मुझे भी जो है बड़ा इंसान बनना चाहिए, तो ये क्या है? इनेट ड्राइव है, इनेट आपकी डिजायर है आके आप अपनी कैपेसिटीज बढ़ाएं और आप क्या करें, ग्रो करें। तो इस तरह की जो फीलिंग्स इंसान के अंदर आती हैं ये ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव की मरहूने मिन्नत हैं जिन्होंने इसके ऊपर फोकस किया। नीड फॉर द पॉजिटिव रिकॉर्ड, नीड फॉर द पॉजिटिव सोशल कॉन्टेक्ट लाइक लव। मतलब आप जो है अगर सोसाइटी के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। मीन्स लव बिलोंगिंगनेस के ऊपर होना चाहिए। कंडीशंस ऑफ वर्थ, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू अर्न पॉजिटिव रिकॉर्ड। काफी दफा सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करते हैं आप लोग, इम्पोज करते हैं ताकि आप जो है पॉजिटिव और अच्छे रिगार्ड्स ले सके। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ के अंदर। अच्छा, डिफेंसेस, डिफेंसेस क्या होते हैं? इन केस ऑफ एन इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन वंस द आइडियल एंड द रियल सेल्फ, डिफेंसेस डेवलप। ठीक है, इनके अगर दोनों चीजें मिल जाती हैं, जैसे आइडियल और रियल सेल्फ मिल जाता है, तो फिर आइडियल और रियल सेल्फ क्या होता है, वो डेवलप हो जाता है। क्या उसमें डिफेंसेस डेवलप हो जाते हैं। तो अगर टॉक अबाउट द ओनली टू डिफेंसेस, एक है डिनायल और एक है परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। डिनायल क्या होता है कि आप उस चीज से फिर उसको मानते ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, डिनायल का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग आउट द थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑल टुगेदर। डिनायल इज आल्सो इंक्लूड व्हाट फ्रॉइड कॉल्ड रिप्रेशन। फ्रॉइड ने इसको रिप्रेशन कहा है और कार्ल रॉगर ने इसे डिनायल कहा है। मिसाल के तौर पे आपको लड़ाई अच्छी नहीं लगती या आपने एक चीज के लिए स्ट्रगल की थी, आपने एक चीज के लिए स्ट्रगल की थी। अब हम स्ट्रगल क्या करें, जैसे यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और उसके लिए आपने एक स्ट्रगल की थी। अब आपने स्ट्रगल की और फिर अब आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल करने के बाद फिर आप वो अचीव नहीं कर सके तो आप उससे क्या करते हैं, डिनायल कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग आउट, आप बोलते हैं यार ये इस तरह का मैंने सोचना ही नहीं है, इस तरह का सोचूंगा तो मेरे क्या होगा, थॉट्स जो हैं वो अजीबोगरीब आना शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसे डिनायल कर देंगे। और उसके बाद परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस क्या है? रीइंटरप्रिटेशन द सिचुएशन सो दैट इट अपीयर्स लेस थ्रेटनिंग जस्ट लाइक फ्रॉइड्स रैशनलाइजेशन। अब ये बार बार फ्रॉइड की बहुत बात आ रही है क्योंकि कार्ल रॉबर्ट्स जो है उनका काम जो है सिगमंड फ्रॉइड के साथ बिल्कुल मैच होता है। अब यहाँ पे ये जो बात कर रहा है कि आपने एक सिचुएशन की रीइंटरप्रिटेशन की, जैसे आपको कहा जाता है कि अंधेरे में जाओगे तो डर लगेगा। अब ये क्या है, अब आपने क्या किया, इस सिचुएशन की रीइंटरप्रिटेशन की, यार मैं एक दफा जाके तो देखता हूँ, थोड़ा सा जाके देखता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप उस सिचुएशन की तरफ गए और आपने सिचुएशन को रीइंटरप्रिटेशन की और आपको पता चल गया भाई अब एक्चुअल में होता क्या है। और इंसान इस तरह की बहुत सारी चीजें अपने लाइफ के अंदर सीखता है। अब है जी कार्ल रॉगर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अब थेरेपी की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने कार्ल रॉगर के बहुत अच्छे तरीके से देख लिए। अब थेरेपी की बात करते हैं कि कार्ल रॉगर ने कौन सी थेरेपी दी थी, ठीक है, जिस थेरेपी की वजह से वो बहुत मशहूर हुए। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी इसको कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज रॉगेरियन थेरेपी, क्योंकि रॉगर ने की थी इस वजह से इसको रॉगेरियन थेरेपी भी कहा जाता है। हिज मेन टेक्निक्स वाज रिफ्लेक्शन मिररिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। जी भाई, सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस किए थे, जो कि आने वाले वीडियोस के हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने जी क्या किया, इन्होंने रिफ्लेक्शंस की। जैसे जो टीचर्स हैं वो जब बीएड की डिग्री के अंदर इनरोल होते हैं या कोई भी ट्रेनिंग्स करते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत फोकस होता है। तो ये सेम टेक्निक्स जो है कार्ल रॉगर ने अपनी थेरेपी के अंदर इस्तेमाल की। एम ऑफ थेरेपी क्या था, टू हेल्प पर्सन ग्रो एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। मतलब आप एक शख्स से ही
उसके एक्सपीरियंस पूछते हैं ताकि वो अपने इमोशनल एक्सपीरियंस जो भी उसके हैं, जैसी भी उसका फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करे। अब अगर कोई शख्स कार्ल रॉगर के पास आता था पढ़ने, चेक करवाने, तो ये उसको पेशेंट नहीं कहते थे, ये उसको क्लाइंट कहते थे। क्लाइंट कहने से क्या होता था, पहले वो ये समझता था कि मैं बीमार नहीं हूं, वरना अगर आप पेशेंट को पेशेंट कहते रहेंगे तो वो यही समझेगा मैं बीमार हूं। तो सबसे पहले इनकी टेक्निक ये थी कि वो अपने पेशेंट को क्लाइंट कहते थे, जिससे क्या होता था कि जो पोटेंशियल है और जो थिंकिंग लेवल है पेशेंट का, वो जो है कम होने के बजाय बहुत हाई हो जाता था। तो रॉगर मेंटेन दैट द थेरेपिस्ट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। ठीक है, रॉगर ने कहा कि जी जो अगर थेरेपी करनी है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप थेरेपी कर रहे हैं। जेन्युइननेस, ऑनेस्टी विद द क्लाइंट, आपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी दिखानी है, आपने टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, उसकी रिफ्लेक्शंस अगर वो कह रहा है तो काफी दफा लोगों को आदत होती है कि अपनी चीजें बीच में एडिशन करनी, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, दोबारा बताता हूँ। सिंपैथी होती है किसी के साथ आप रहमदिली करते हैं, एम्पैथी होती है उस तरह की सिचुएशन, आप अपने ऊपर वो सिचुएशन सोचें और फिर सोचेंगे अगर ऐसा मेरे साथ होता तो फिर क्या हुआ होता, तो इसे कहते हैं एम्पैथी। तो जी जो रॉगर की क्लाइंट सेंटर थेरेपी, उसका जो दूसरा जो है क्वालिटी है वो है एम्पैथी। तीसरा है रिस्पेक्ट, आपने रिस्पेक्ट देनी है, एक्सेप्टेंस करना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टुवर्ड्स द क्लाइंट। मतलब अगर कोई वो इस तरह की ऑकवर्ड बात भी कर देता है तो आपने गुस्सा नहीं करना, पॉजिटिव जो है उसको रेस्पॉन्स देना है ताकि वो आपके साथ इजी कंफर्टेबल फील कर सके और वो आपको चीजें बताए। ठीक है, तो ये थी कार्ल रॉगर की सेंटर्ड थेरेपी। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपने ह्यूमनिस्टिक जो प्रोस्पेक्टिव है उसके अंदर कार्ल रॉगर्स की डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय गिवन नंबर। एंड जैसा कि आपको बताया, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, और एमसीक्यूज में आपने वीडियो को पॉज करना है, अपने राइट ऑप्शंस लिखे हैं और उसके बाद राइट आंसर की शो होंगी जहां से आप चेक करेंगे कि आपके कितने सवाल सही हैं। तो चलिए ये जी हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ। तो होपफुली आप लोगों ने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब चलते हैं राइट आंसर कीज की तरफ। ठीक है, तो ये राइट आंसर कीज हैं आपके नियर अबाउट 4 एमसीक्यूज एनी हाउ सही होने चाहिए। अगर कोई भी एमसीक्यू समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। And in last, thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel, that is free learning for all exams. And if you want to enroll in this course, you can contact me on my given number. I will add you in my WhatsApp group where you can get the daily notes, videos, handwritten notes, and all other related material. Thanks. Inshallah Taala, we will meet with new video. Till that time, Khuda Hafiz. Bye bye.